अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अहम बातें ताकि हर कोई नरम नरम फूली हुई गोल गोल बारीक रोटियां बना सके और दाद वसूल कर सके। इसके लिए सबसे पहले हमने आटा गूंदना है। आटे के लिए ज़रूरी है कि हम आटे को अच्छी तरह से बारीक छलनी से छान दें, क्योंकि बाज़ात उसमें कीड़े होते हैं। अब ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में आटा छानने के बाद इसको गूंदना है। इसको हम आम सादे पानी से गूंदेंगे। इसके लिए कोई ख़ास ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। बस ये ध्यान रहे कि आटा हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जैसे बचपन में हम गूंदते थे, कभी बाजू का सख्त हो जाता था, बाजू का उसमें गुठलियाँ सी बन जाती थी, फिर डांट भी पड़ती थी। लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं होता। असल में आटा गूंदने के लिए हमें प्रैक्टिस ही की ज़रूरत होती है कि हमें कैसा आटा चाहिए। नरम आटा होगा तो रोटियाँ भी अच्छी फूली हुई बनेंगी। ना तो ये बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। बस आटा ऐसा होना चाहिए कि आराम से हम उसको हैंडल कर सकें और आराम से उसको बेल सकें। आटा स्मूथ गिना होगा तो उससे रोटी भी अच्छी बनेगी। वैसे तो आटे को 10-15 मिनट तक गूंदना चाहिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं गूंदना चाहती तो जब थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें तो उसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसको फिर जब हम गूंदेंगे तो ये बहुत जल्दी से स्मूथ हो जाएगा और बहुत जल्दी से मुलायम हो जाएगा। जब स्मूथ आटा होगा तो रोटी भी अच्छी बनेगी, बेली भी अच्छी जाएगी और फूली फूली नरम रोटियाँ बनेंगी। आटे को गूंदने के बाद उसको कम से कम आधा घंटा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो जल्दी भी रोटी बनाई जा सकती है, लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं बनती जितनी हम अगर कम से कम आधा घंटा इसको रेस्ट दे दें। बल्कि बेहतर ये है कि हम इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के लिए जब आटा हम गूंद चुके हैं अच्छी तरह से, तो उसके बाद फिर हम इसको किसी दूसरे बर्तन में डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर इसको ढक कर फ्रिज में रख देंगे। अगर हम ढकेंगे नहीं तो उसके ऊपर कुछ एक सख्त सी आटे की लेयर बन जाएगी, जो जब हम रोटी पकाएंगे तो उसमें आएगी, तो फिर बहुत ही रोटी में भी बुरी लगेगी और रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी। और कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा आटा एक साथ ना गूंदें। ज़रूरत के मुताबिक 1 या 2 टाइम के लिए गूंद लें, वरना आटे का रंग भी ख़राब हो जाएगा और रोटी भी काली बनेगी। वैसे तो सबको ही अंदाज़ा होता है कि हमें कितना आटा गूंदने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूँ कि जिस साइज़ का मैं पेड़ा बनाती हूँ वो तकरीबन 1 मेजरिंग कप में से 2 पेड़े आटे के बनते हैं। हम आटे को रेस्ट देने के बाद इसके पेड़े बनाएंगे। जितने भी रोटियाँ हमने पकानी है उनकी मैं एक साथ ही पेड़े बनाकर रख लूँगी। अब आप इस बात का भी ख्याल रखें कि पेड़े एक जैसे साइज़ के बने और गोल गोल स्मूथ बने। अगर पेड़े बड़े छोटे होंगे तो रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी और कोई बड़ी कोई छोटी बनेगी, और साथ ही रोटी कोई मोटी और कोई पतली बनेगी। इसलिए हमें पेड़े एक ही साइज़ के बनाने हैं। क्विटिंग बनाने से हमें बहुत अच्छा सा अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस साइज़ का पेड़ा लेना है। अब रोटी पकाने से पहले मुझे रोटी रखने के लिए तैयारी करनी है। इसके लिए मैंने छाबी में 2 रुमाल लिए हैं, एक सीधा बिछा लिया है और उसको दूसरे को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं इसमें 7 रोटियां पका के रखती जाऊंगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी रोटियां गर्म भी रहेंगी और नरम भी रहेंगी, और ना ही कोई रोटी गीली होगी और ना ही गिलजी भी बनेगी। और दूसरा अहम काम हमने ये करना है कि तवा हमने गर्म करने के लिए रख देना है, और इसको हमने रोटी पकाने से पहले ये चेक करना है कि तवा हमारा परफेक्ट गर्म है। उसके लिए उस पर चुटकी भर आटा डालेंगे, और जैसे ही आटा ब्राउन हो जाएगा इसका मतलब है कि हमारा तवा रोटी पकाने के लिए परफेक्ट तैयार है। अगर तवा ठंडा होगा और रोटी उसके ऊपर डालेंगे तो यकीनन रोटी पापड़ ही बनेगी। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल में तो उल्टा तवा रोटी पकाने के लिए परफेक्ट रहता है। आप बताएं कि आपको कौन सा तवा पसंद है, उल्टा तवा या सीधा तवा या फिर नॉन स्टिक का तवा। अब रोटी पकाने के लिए हम एक पेड़ा लेंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस करके हाथों से किनारों से दबाकर थोड़ा सा फैला लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको बेल लेंगे। अब बेलते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इस पर एक तो खुश्का बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, और दूसरा बेलन को नरमी के साथ रोल करना है। उससे ये होगा कुछ दिन की प्रैक्टिस से हमारी रोटी खुद ही से घूमती जाएगी और हमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रोटी हमारी परफेक्ट गोल बनना शुरू हो जाएगी। अब जितनी बड़ी हमने रोटी रखनी है इसको हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, ताकि फिर हाथ से जब हम इसको
फैलाएंगे तो एक तो एक्स्ट्रा खुशका जल जाएगा और रोटी भी थोड़ी सी बारीक और गोल रहेगी। जैसे ही रोटी अपना रंग चेंज करेगी, यानी हमें थोड़ा सा उसका रंग चेंज होगा नज़र आएगा, तो उसके बाद इस रोटी को हमने पलट देना है। ये काम आप हाथ से भी कर सकती हैं और चिमटे से भी कर सकती हैं। रोटी को कुछ देर पकने के बाद थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे ताकि एक ही जगह से रोटी ना जले, बल्कि उस पर थोड़े थोड़े फूल बनते रहें। जब हमें अंदाज़ा हो जाए कि रोटी पक चुकी है तो फिर हम इसको आग पर सेक लेंगे और आग पर सेकते ही रोटी फूलना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम इसको हल्का हल्का सा चिमटे से दबाएंगे जिससे रोटी परफेक्ट फूल जाएगी। बस बिल्कुल इसी तरह से हम तमाम रोटियां पका लेंगे और इनको हम रुमाल में रखते जाएंगे जिसको हमने डबल करके बिछाया था। लेकिन पहले से हमने इसको हॉट पॉट के अंदर नहीं रखना, उससे नमी बन जाती है और हॉट पॉट के अंदर भाप की वजह से नन्हे नन्हे पानी के बुखारात बन जाते हैं जिससे रोटियां गलीजी हो जाती हैं। रोटियों को अच्छी तरह से रुमाल में लपेटने के बाद फिर हम हॉट पॉट में रख देंगे। वैसे तो जब भी रोटी खानी हो तभी पकानी चाहिए, लेकिन अगर पहले से पकाई जाए तो फिर भी इस तरह से रोटियां बड़ी नरम रहेंगी। और इनको अगर ज़्यादा देर रखना हो तो फिर हम इनको एक प्लास्टिक के शॉपर में डालकर हॉट पॉट में रख दें तो ये कई घंटों तक नरम मुलायम रहती हैं। अब आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम गुजरने के बावजूद हॉट पॉट में बिल्कुल भी नमी नहीं है। आखिर में मैं ये कहूँगी कि नरम गोल गोल फूली हुई रोटियाँ पकाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस इसमें थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत होती है। और रोटी पकाना एक आर्ट है। कुछ ख़वातीन ज़िंदगी भर रोटियां पकाती रहती हैं लेकिन कभी भी अच्छी रोटी नहीं बनाती क्योंकि वो तवज्जो से नहीं बनाती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।